गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ना लास्ट क्लास में हमने देखा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में और हमने ये देखा कि किस तरीके से मेंडल साहब के दो लॉज जो है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू प्रूव हो जाते हैं। देखिए मेंडल साहब का पूरा काम पी प्लांट के ऊपर था जिसका साइंटिफिक नेम पाइसन सेटिवम था और उसी पे उन्होंने काम किया था। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करता है या कोई चीज प्रोड्यूस करता है या देता है तो कुछ और भी लोग होते हैं जिनको लगता है यार ये बात कह रहा है, इसकी बातों में कुछ सच्चाई है भी या नहीं, या यूं ही ये इस तरीके की बातें कर रहा है। तो कुछ साइंटिस्ट ने कुछ और दूसरे पौधों में भी इसी तरीके की प्रोसेस को देखने की कोशिश की और ऐसी ही प्रोसेस को देखते देखते एक प्लांट मिला उन्हें जिसका नाम है स्नैपड्रैगन 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसा पौधा मिला साइंटिस्टों को जिसके फ्लावर कलर, ये क्या हो गया कैरेक्टर, और इसके दो ट्रेट, ये उनको मिले अवेलेबल। अब मेंडल साहब ने कहा था कि व्हेन लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता था कि व्हेन देयर इज ए सिंगल ट्रेट एंड होमोलोगस ट्रेट्स ऑफ फ्रॉम सिंगल कैरेक्टर द होमोलोगस ट्रेट ऑफ व्हेन क्रॉस दे विल गिव ओनली one can express itself in F1 generation and it can be considered as a dominant, and the another way which cannot be expressed in F1 will reappear in F2 and known as recessive। उन्होंने कहा इसमें भी वो चीज प्रूफ होनी चाहिए और यही उन्होंने काम किया, इसके ऊपर उन्होंने क्रॉस किया। लेकिन जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उससे अलग कुछ रिजल्ट आया। क्या आया वो थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बताते हैं कि फिर बाद में इस पूरे क्रॉस को क्या नाम दिया गया। तो उन्होंने क्या किया, रेड फ्लावर क्रॉस किया व्हाइट फ्लावर। किसका था ये, स्नैपड्रैगन और मोनोक्लास प्लांट का ये फ्लावर। रेड फ्लावर को उन्होंने इंडिकेट किया किससे, कैपिटल आर से। यही तरीका ये स्वाभाविक है। व्हाइट को हम किससे इंडिकेट करेंगे, नॉट स्मॉल डब्ल्यू बल्कि स्मॉल आर। यही तरीका है कि जिसको आप डोमिनेंट को जिस भी लेटर से इंडिकेट करेंगे उसके रिसेसिव को उसके स्मॉल लेटर के साथ आप उसको एक्सप्रेस करेंगे। ओके भाई साहब, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा F1 था, सॉरी पेरेंट कंडीशन था, यही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसी तरीके का होता है। इनके गैमेट बना दीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर। एम आई राइट? चेकर बोर्ड यहां भी बना देते हैं। मतलब जो मेंडल साहब ने किया था वही पूरा इन्होंने भी किया। एज पर मेंडल एक्सपेरिमेंट इन F1 जनरेशन ये सभी के सभी कैसे होने चाहिए, आइदर व्हाइट और रेड। यही दो पॉसिबिलिटी थी, आइदर व्हाइट होते या रेड होते, क्योंकि हमने ये कहा था कि जब भी किसी कैरेक्टर के दो होमोलोगस सेट को आप क्रॉस करेंगे केवल एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। बट यहां मामला थोड़ा सा उल्टा होगा, कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल आर स्मॉल। एज पर मेंडल सर इट शुड बी रेड और व्हाइट, क्योंकि यदि व्हाइट आता तो हम व्हाइट को डोमिनेंट मान लेते, रेड को रिसेसिव मान लेते, फिर उसको सेल्फ क्रॉस करके नीचे देख लेते कि रेड आ रहा है नहीं। यदि रेड आ रहा है तो रेड डोमिनेंट हो जाता, लेकिन ना तो रिजल्ट रेड आया और ना तो रिजल्ट व्हाइट आया। रिजल्ट क्या आया, इनका रिजल्ट आया पिंक कलर फ्लावर। विच कलर ऑफ फ्लावर, पिंक कलर फ्लावर इनका रिजल्ट आया। ये हो गई बात। अब जब पिंक कलर फ्लावर आया तो लोगों को लगा चलो ये तो मामला गड़बड़ हो गया, मेंडल साहब ने जो बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस वो सही नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेंडल साहब के ये चूंकि F1 जनरेशन था
तो F1 जनरेशन में रेड और व्हाइट को क्रॉस करने के बाद जो F1 जनरेशन है तो पिंक फ्लावर आ गया। मतलब मेंडल साहब का जो F1 जनरेशन का ये दावा था कि हर बार एक ही कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो यहाँ तो वो कैरेक्टर आया ही नहीं जिनको हमने क्रॉस कराया था, कोई तीसरा ही कैरेक्टर डेवलप हो गया। अब इनकी सेल क्रॉस करा दी उन्होंने, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये गैमेट बनेंगे, इनकी सेल क्रॉस करते हैं। ये कंडीशन मिलेगी, होगा वैसा ही जैसा मोनोहाइब्रिड में दिख रहा था वैसा यहां भी दिखेगा, लेकिन जो हम फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं ना वो हमको रिजल्ट अलग दिखते हैं। अब जब इस तरीके का क्रॉस हुआ F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन देखने के बाद थोड़ा सा दिमाग फिर घूमा, क्यों? क्योंकि F2 में क्या हो रहा था, जो रिसेसिव था वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर ये जो कैपिटल आर था ये था कैसा, ये रेड फ्लावर था, ये जो स्मॉल था ये कैसा था, व्हाइट फ्लावर था, और ये जो दोनों बचे कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों कैसे थे, पिंक फ्लावर। मतलब जब ट्रेट होमोलोगस होगा, कैपिटल आर होगा या स्मॉल आर होगा, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यानी कि कैपिटल आर रेड को, स्मॉल आर व्हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जैसे ही हेटेरोजाइगस होगा, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर, नाइदर दिस कैपिटल आर एक्सप्रेस इटसेल्फ, नाइदर दिस स्मॉल आर मेक्स इटसेल्फ रिसेसिव। मींस इस तरीके यहां एक नॉर्मली क्या होता था कि एक जब कैपिटल टी आता था तो स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता था क्योंकि ये डोमिनेंट होता था। यहां पर ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। आ रही मेरी बात? सो नाइदर दिस कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, नाइदर दिस स्मॉल आर इज डोमिनेंट ओवर कैपिटल आर। तो चूंकि कोई एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट ही नहीं है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए रेड और व्हाइट मिलकर एक तीसरा फ्लावर हमको दिखाई देता है, कलर दैट इज नोन एज पिंक। एंड आफ्टर दैट केवल एक ही नहीं, ऐसे कई सारे प्लांट के साथ उन्होंने किया, लेकिन कुछ बड़े रेयरली कुछ पौधों में इस तरीके का क्रॉस देखने को मिला, जहां F1 जनरेशन में जो पेरेंट जनरेशन है वो ना आकर कोई तीसरा ही कलर का फ्लावर आपको देखने को मिल रहा है। और जब F1 को सेल्फ क्रॉस किया जाता है तो F2 में पेरेंट फ्लावर भी दिखाई दे रहे हैं और जिसको क्रॉस किया जा रहा है वो भी दिखाई दे रहा है। इस तरीके के क्रॉस को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। यानी जो मेंडल साहब का लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो यहां पर उस तरीके से काम नहीं करता, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंसी? सो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी वो है जहां पर आइदर ऑफ द ट्रेट ऑफ ए कैरेक्टर आर नॉट डोमिनेंट ओवर ईच अदर, और सॉरी डोमिनेंट ओवर अदर, मींस बोथ आर इक्वली डोमिनेंट एंड इक्वली रिसेसिव फॉर ईच अदर। तो यदि कैपिटल आर मौजूद होगा तो वो रेड दिखाई देगा, स्मॉल आर मौजूद होगा तो वो व्हाइट दिखाई देगा। लेकिन यदि कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों साथ में मौजूद होंगे तो वो एक तीसरे तरीके का, यानी ये भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इसी को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पहला, किसके ऊपर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी देखने को मिलती है? नाम ऊपर लिखा है, स्नैपड्रैगन और 4 o'clock प्लांट। इसमें रेड और व्हाइट को इस तरीके से मोनोहाइब्रिड जैसे आप क्रॉस करते हैं वैसे ही क्रॉस करेंगे, रिजल्ट अलग हो जाएंगे। यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर में रेड और व्हाइट ना बन के पिंक बनेगा। तो यहाँ पर जो F1 का जो रिजल्ट होता है वो भी इधर आता है, F2 का रिजल्ट भी अलग आता है। लेकिन जब आप F2 के रिजल्ट को देखेंगे तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज आपको देखने को मिलेगी, वो मैं आपको जरूर यहाँ बता दूं। कितने रेड देखने को मिल रहे हैं आपको? मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात कर रहा हूं। 1 रेड 2 पिंक
1 वाइट, यानी आप इस फिनोटिपिक रेशियो को लिख सकते हैं 1:2:1। एम आई राइट? अब जीनोटिपिक रेशियो में आ जाइए। एक दिख रहा है कैपिटल आर वाला, दो दिख रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर वाले, और एक दिख रहा है स्मॉल आर वाला। इसका भी आप यदि जीनोटिपिक रेशियो देखें तो कितना आ रहा है? 1:2:1। मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंसी वो क्रॉस है जिसमें फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो कैसा है? एक जैसा है, जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है। तो यहां पर आप देखेंगे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों रेशियो एक जैसे होते हैं। कई बार एक क्वेश्चन आता है विच इज ए क्रॉस वेयर द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो आर सेम, द आंसर विल बी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इज इट क्लियर? तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के बारे में जो आपको जानना चाहिए या समझना चाहिए, जिसके बिना काम नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? क्या कोई डाउट है आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को लेकर? होप आपकी बात समझ में आ गई होगी कि इनकम्प्लीट, देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग केवल इतना समझ जाइए एक तरीके का एक्सेप्शनल केस है जहां पर दोनों एक नॉर्मली क्या होता है, एक डोमिनेंट होता है, रिसेसिव होता है, जो मेंडल साहब ने कहा। लेकिन इस पौधे के साथ एक कंडीशन थी कि नाइदर ऑफ देम आर डोमिनेंट टू ईच अदर एंड नाइदर ऑफ देम आर रिसेसिव फॉर ईच अदर, मींस बोथ आर साइमल्टेनियसली डोमिनेंट एज वेल रिसेसिव टू ईच अदर। तो जब दोनों के दोनों कैरेक्टर एक साथ मौजूद होंगे या एलील पेयर मौजूद होंगे तो वो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और जब अलग अलग मौजूद होंगे होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तब वो अपने आप को रेड या व्हाइट में रहेंगे। लेकिन जैसे ही हेटेरोजाइगस स्टेज में आएंगे वो दोनों मिलकर एक नया कैरेक्टर शो करेंगे जो उन्होंने पिंक शो किया था। दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। और जैसे मैंने पहले बताया किसमें होता है, इनके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो को लेकर, और साथ ही साथ किस तरीके के इनका क्रॉस होता है। ये तीन चीजों के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है। तो यदि आपने समझ लिया होगा तो होप आप कर पाएंगे। स्टिल इफ देयर एनी डाउट आई एम विद यू। ओके, अब थोड़ी सी बात करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस की। मोनोहाइब्रिड यदि आपने पढ़ लिया है तो डाइहाइब्रिड चुटकियों का खेल है, बट थोड़ा सा डाइहाइब्रिड में गैमेट फॉर्मेशन दिमाग से करना पड़ता है, तभी काम बनेगा, नहीं तो डाइहाइब्रिड क्रॉस गड़बड़ हो जाएगा। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। अब देखिए डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मैं फिर से शुरुआत करता हूं डाइहाइब्रिड क्रॉस की। डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाई का मतलब टू, हाइब्रिड का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू, और क्रॉस तो क्रॉसिंग। तो यहां टू में क्या है? दो कैरेक्टर। हाउ मेनी कैरेक्टर? टू कैरेक्टर। और उन टू कैरेक्टर के क्या ट्रेड्स को आपको क्या करना है? क्रॉस करना। यहां दो कैरेक्टर कौन कौन से हैं? सीड शेप और सीड कलर। सीड शेप के दो ट्रेड कौन कौन से हैं? राउंड, व्रिंकल, येलो, ग्रीन। तो ये चार ट्रेड को आपको क्रॉस करना है, ये कहलाता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब इसी में सोचिए मोनोहाइब्रिड लिखा होता तो मोनो का मतलब क्या होता? वन, हाइब्रिड का मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू, क्रॉस का मतलब क्रॉस। तो वहां एक कैरेक्टर के दो ट्रेड को आपको क्रॉस करना था। डाइहाइब्रिड में दो कैरेक्टर के ट्रेड को आपको क्या करना है? क्रॉस करना। थोड़ा सा क्रॉस बड़ा हो जाता है, इससे ज्यादा और कोई अंतर नहीं। वहां गैमेट जो एक एक के बनते हैं, यहां पेयर में बनेंगे। कैसे बनेंगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट जनरेशन होती है, फिर उनको आपस में क्रॉस कीजिए तो F1 जनरेशन आती है, फिर F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस कीजिए तो F2 जनरेशन आती है। ठीक डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी वैसा ही होता है। ठीक, अब देखते हैं कैसे काम। दरअसल हमने क्या किया कि इन दोनों ट्रेड के जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उनको एक साथ रख लिया, और इनके जो रिसेसिव कैरेक्टर है उनको एक साथ रख लिया। तो सीड शेप का डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? राउंड। सीड कलर का डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? येलो। राउंड को हम किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल आर, कैपिटल आर।
येलो को हम किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल वाई से। इन द सेम वे व्रिंकल्ड को हम किससे इंडिकेट करेंगे? इसका रिसेसिव है, इसलिए कैपिटल आर यदि राउंड है तो व्रिंकल्ड क्या होगा? स्मॉल आर। येलो का रिसेसिव ग्रीन है, इसलिए यदि येलो कैपिटल वाई से है तो ग्रीन हम किससे इंडिकेट करेंगे? स्मॉल वाई। यहां तक तो कोई डाउट होगा नहीं आपको। चलिए अब बात करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने कहा कि डोमिनेंट, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में लिया था कि एक तरफ डोमिनेंट ले लिया, एक तरफ रिसेसिव को क्रॉस कराया होमोलॉग, यहां भी वही कराना। चलिए करते। ये कैसा प्लांट होगा? ऐसा प्लांट होगा जिसमें सीड राउंड शेप के होंगे और उनका कलर कैसा होगा? येलो। यानी ऐसा पौधा जिसके पास राउंड सीड है और उसका कलर भी कैसा है? येलो। तो दो कैरेक्टर ले रहे हैं, उसका रिसेसिव, सीड का शेप कैसा होगा? व्रिंकल्ड होगा और कलर कैसा होगा? ग्रीन। तो ये उनके रिसेसिव को साथ में। अब ये जो है पेरेंट जनरेशन है हमारी, इनको हमको क्रॉस करना। देखिए डायहाइब्रिड क्रॉस में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम इनका गैमेट फॉर्मेशन है, क्योंकि यदि आपको गैमेट फॉर्मेशन आ गया तो फिर तो चेकर बोर्ड बनाना है भाई साहब और क्रॉस कर देना है, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यदि आपको चेकर बोर्ड बनाना नहीं आया, सॉरी गैमेट डेवलप करना नहीं आया, तो फिर चेकर बोर्ड बना, फिर आपका पूरा का पूरा आंसर गलत होता हुआ चला जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि गैमेट कैसे। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई। हमने कहा कि जब कभी भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा। अब हमको इस पौधे का गैमेट बनाना है जो इस पौधे के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे। यदि मैं कैपिटल आर का एक गैमेट बनाता हूं तो ये राउंड को तो एक्सप्रेस करेगा लेकिन येलोनेस को एक्सप्रेस नहीं, यानी एक कैरेक्टर को तो सीड शेप को तो ये एक्सप्रेस करेगा लेकिन सीड कलर को एक्सप्रेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरे का तो कोई योगदान ही नहीं है, तो आया ही नहीं। तो इसका जो गैमेट होगा कैसे बनेगा? ये कैपिटल आर अपने साथी के साथ ना जुड़े, इसके साथ जुड़ेगा और इसका गैमेट बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। क्यों? जब एक कैपिटल आर होगा एक कैपिटल वाई होगा तभी तो ये गैमेट आगे जाके जब आपस में जुड़ेंगे तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। यदि मैं कैपिटल आर का एक गैमेट बना दूं, जैसे मैंने कहा कि जब गैमेट बनेगा तो जो एलील पेयर होंगे वो सेग्रीगेट होंगे। अब चूंकि यदि आप ऐसा समझ लीजिए कि ये कैपिटल आर एक एलील पेयर हुए, कैपिटल वाई एक एलील पेयर हुए, तो यदि ये सेपरेट होंगे तो कैसे होंगे? कैपिटल आर फिर ये कैपिटल वाई, तो कौन किसके साथ जुड़ के गैमेट बनाएगा? तो ऑटोमेटिकली ये दोनों जुड़कर एक गैमेट बना लेंगे और ये दोनों जुड़कर एक गैमेट बना लेंगे। तो इस तरीके से कैपिटल आर कैपिटल वाई एक गैमेट बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई दूसरा गैमेट बनेगा। इज इट क्लियर? इसको हटा देता हूं शायद या रहने देता हूं, चलिए आपकी याददाश्त क्लियर रहेगा। तो एक कैपिटल आर कैपिटल वाई एक गैमेट ये बन गया। सेम प्रोसेस यहां पर भी होगी, यहां पर भी हमको ये एलील सेग्रीगेट होंगे, जब सेग्रीगेट होंगे तो यहां पर जो गैमेट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेगा। इस तरीके से गैमेट बनेगा। ठीक, मैंने एक ही दिखाया, दो बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रॉस कर लीजिए। जब आप इनको क्रॉस करते हैं ये दो गैमेट बन गए, इनको क्रॉस कर लिए, चेकर बोर्ड बना लिए। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल। ये इस तरीके से चेकर बोर्ड बन जाएगा। क्रॉस करिए, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। एक तो लिखने का तरीका ये है, लेकिन इस तरीके से लिखने में बाद में जब आप देखना चाहेंगे कि उसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं तो आपको देखने में तकलीफ होगी। इसलिए सब दिन कैसा कीजिए कि कैपिटल आर जब आपने लिखा तो इसका रिसेसिव क्या है? इसका रिसेसिव है स्मॉल आर। कैपिटल वाई जब आपने लिखा तो इसका रिसेसिव क्या है? स्मॉल वाई। यानी एक डोमिनेंट के साथ उसको रिसेसिव को ही लिखिए। यदि पहला वाला भी रिसेसिव है तो उसी के रिसेसिव को साथ में लिखिए, तो आपको पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। यदि आप मैं कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई लिखूं
तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि इसका रिसेसिव कहाँ है देखो, या इसका डोमिनेंट सामने रखा है कि क्या है देखो, तो वो ढूंढने में तकलीफ होती है। इसलिए मैंने कहा कि जो भी आप गैमेट लेते हैं या जो भी आप ट्रेट लेते हैं, उस ट्रेट को ये ध्यान रखिए कि उसी के डोमिनेंट के बगल में उसका डोमिनेंट या रिसेसिव को लिखिए। तो यहाँ कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई को जब आप क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर, ये स्मॉल आर निकाल लिया, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, लाइक दिस। आप सभी को क्रॉस कर दीजिए, यही रिजल्ट आएगा, क्योंकि सभी एक जैसे हैं तो आंसर भी आपको यही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो जितने भी आप ये चारों के चारों पाएंगे, ये क्या है, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में कोई एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। हमने यहां लिया था क्या, राउंड वाला और येलो वाला पौधा, ऐसा पौधा जिसकी सीड कैसे है, राउंड और येलो। दूसरा हमने लिया है क्या, ऐसा पौधा जिसके सीड व्रिंकल्ड और ग्रीन, यही होनी चाहिए। ये क्या था, राउंड एंड येलो। ये कैसा है, व्रिंकल्ड प्लस ग्रीन। तो आइदर ये कैरेक्टर दिखे या ये कैरेक्टर दिखे, तभी हम कहेंगे कि F1 में डोमिनेंट आया। अब जब इन चारों को देखते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही मिल रहा है आपको। क्योंकि एक कैपिटल आर मौजूद है तो दूसरे स्मॉल आर की कोई वैल्यू ही नहीं बचती लार्ज डोमिनेंस के केस में, और ये कैसा होगा, सीड राउंड होगा। एक कैपिटल वाई मौजूद होने के कारण ये कैसा होगा, येलो होगा। मतलब ये चारों के चारों जो प्लांट हमको मिल रहे हैं वो कैसे हैं, ऑल आर राउंड एंड येलो। यही तो मेंडल साहब ने कहा था कि जब भी कभी आप किसी भी दो, चाहे आप एक कैरेक्टर के दो ट्रेड को आपस में क्रॉस करो या दो कैरेक्टर के चार ट्रेड को आपस में क्रॉस करो, जो F1 जनरेशन आएगा वो दो में से, उन दोनों में से कोई एक को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ वो एक को रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इसको, डोमिनेंट वाले केस को, इससे मतलब नहीं। ये आंसर आ रहा हमारा F1। अब F1 का जो रिजल्ट है उसको हमको सेल्फ क्रॉस करना है, तभी तो हमको F2 मिलेगा और हम ये पता लगा पाएंगे कि क्या ये रिसेसिव भैया स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई ये एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को या नहीं। यही हमको फाइंड आउट करना है, यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो वो कैसे करेंगे, एक अब देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनको हमको सेल्फ क्रॉस करना है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी के साथ हमको सेल्फ क्रॉस करना, ये हमारा रिजल्ट। अब सबसे पहला और फॉरमोस्ट काम है हमको गैमेट बनाना। हमको क्या बनाना, पहला तरीका आपको यहां बनाया था वही तरीका अपनाइए, इजीएस्ट वे। किसी एक के बना लीजिए, दूसरे के बन जाएंगे क्योंकि दोनों एक जैसे। चलिए इसके बना, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखिए कैपिटल आर को और स्मॉल आर को एक साथ रखने का तो कोई मतलब ही नहीं। तो कहने का मतलब जब गैमेट बनेगा तो क्या क्या बनेगा, गैमेट बन सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ या कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ। तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। लेकिन आप स्मॉल आर को मत छोड़ दीजिए, स्मॉल आर भी इनके साथ गैमेट बनाएगा। तो ये बनाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। टोटल 4 गैमेट का फॉर्मेशन। आप ये समझ जाइए कि जब एक ट्रेट में 2 एलील पेयर होते हैं तो 2 गैमेट बनते हैं। तो यदि किसी में 4 गैमेट है या 4 एलील पेयर है या एलील है तो कितने गैमेट बनेंगे, 4 पेयर ऑफ गैमेट बनेंगे। यही कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हमारी ये 4 जो है ये गैमेट बनते हुए दिख गए। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सपोज कीजिए कुछ इस तरीके का कहीं लिखा हुआ मिल जाए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरीके से मिल जाए, तब क्या गैमेट बनेगा, तब गैमेट बनेगा। क्योंकि ये तो एक ही जैसे, तो एक ही बार लिखिए, पर ये दोनों अलग अलग हैं तो इनको 2 बार लिखिए। तो इसका एक बार इससे बनेगा, एक बार इससे बनेगा, तो यहां पर 2 ही गैमेट बनेगा। क्योंकि स्मॉल आर तो है ही नहीं, स्मॉल आर होता तो और बनती। ठीक, हाँ आप ये कर सकते हैं कि एक इस वाले आर के साथ 2 बने, फिर इस वाले आर के साथ 2, तो बनेंगे वही, आप उनको 4 बार लिख सकते हैं।
ये हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि अलग अलग गैमेट बनेंगे। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितने गैमेट का फॉर्मेशन होगा। होप आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाए। चलिए, तो हमारे जो 4 गैमेट बनते हैं वो क्या बनते हैं? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये 4 गैमेट बनेंगे इसके। सेम यही 4 गैमेट इससे भी बनेंगे। इज इट क्लियर? तो ये कुल मिला के 4 गैमेट बन गए। अब इन चारों गैमेट को हमको क्रॉस कर देना है। आप कहेंगे सर आप कैसे क्रॉस होगा? मैं आपको याद है मैंने शुरुआत में आपको बताया कि इसको इसके साथ भी क्रॉस करेंगे, इसको इसके साथ भी क्रॉस करेंगे, इसको इसके। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता, इसलिए चेकर बोर्ड अब यहां पर एक्चुअल में अपनी रोल प्ले करता है। चेकर बोर्ड यहां बनाएंगे हम और क्रॉस करते हुए देखेंगे। चूंकि 4 गैमेट हैं, 4 गैमेट हमको एक साइड में लिखने, 4 गैमेट एक साइड में लिखने। यहां लिखा मैंने कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। सेम यही गैमेट यहां चलेंगे। इनको क्रॉस कर दीजिए। मैं चाहूं तो ऐसा ऐसा भी लिख सकता हूं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, लेकिन फिर मुझे पढ़ने और समझने में तकलीफ होगी। इसलिए मैंने जैसे आपको बताया कि एक ही एलिमेंट को एक साथ लिखेंगे। तो यहां आएगा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। यहां आएगा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, क्योंकि यहां तो कैपिटल वाई है लेकिन यहां स्मॉल वाई। फिर ये देखिए, ये कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई, यहां से भी कैपिटल वाई, फिर ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो इस तरीके से आप गैमेट बनाते जाइए। सब गैमेट बना डालिए, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ऐसा ही आपको इस पूरे के पूरे चेकर बोर्ड को भरना है। आप इस आखिरी वाले कॉलम पे आइए, ये देखिए, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो यहां पर गैमेट बनेगा स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। दरअसल मैंने इसलिए इसको बनाया ताकि आपको ये दिखा सकूं कि जब F2 जनरेशन आप करेंगे तो ये जो रिसेसिव वाला था, व्रिंकल्ड और ग्रीन वाला, वो यहां पर क्या हो रहा है? रीअपियर हो रहा है। क्या हो रहा है? रीअपियर हो रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे के पूरे चेकर बोर्ड को जब आप अपने से भरेंगे और देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको रेशियो जो मिलेगा वो रेशियो मिलेगा और ये फिनोटाइप रेशियो। कैसा रेशियो है? फिनोटाइप। जीनोटाइप रेशियो 10th क्लास तक में नहीं है, केवल आपको 9:3:3:1 जो फिनोटाइप रेशियो मिलता है वो मिलना है। दरअसल 9 वो होंगे जो राउंड भी होंगे और येलो भी होंगे। 3 ऐसे मिलेंगे आपको जो राउंड तो होंगे लेकिन येलो नहीं होंगे। 3 आपको ऐसे मिलेंगे जो व्रिंकल्ड होंगे लेकिन येलो होंगे। और एक ऐसा होगा जो ना तो राउंड होगा ना तो येलो होगा, यानी वो व्रिंकल्ड भी होगा और ग्रीन भी होगा। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस है। मैंने जैसे पहले ही कहा कि आपको गैमेट बनाना आना चाहिए। यदि वो नहीं बनाना आता तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर जाएंगे। और गैमेट बनाते बनेगा तो इस चेकर बोर्ड के थ्रू आप डाइहाइब्रिड क्रॉस भी अच्छे से कर पाएंगे। और केवल 10th क्लास में नहीं, अप टू क्लास 12 तक आपको ये जेनेटिक्स देखने को मिलेगी, जहां आपको यही सब चीजें फिर से एक बार पढ़नी पड़ेंगी। थोड़ी सी चीजें बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं। यह भी हो सकता है कि 10th क्लास के हिसाब से थोड़ा सा ये आपके लिए एक्सेस हो, लेकिन यदि एक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा तो आपसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी। होप इतना समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे
सेक्स डिटर्मिनेशन की, कि एक्चुअली में सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है। बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारे डाउट हैं बच्चों के जो सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर रहते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड।